आत्महत्या करके न जाने सालाना पूरी दुनिया में कितने लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन वो सुसाइड करते क्यों है? क्या वो सुसाइड अपनी मर्जी से करते हैं? मरने से ठीक पहले उनके साथ क्या होता है? वो क्या सोचते हैं? ज्यादातर मामलों में इन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मरने वाले शख्स से कभी मालूम नहीं चल पाता। मैं अगर कहूं, एक बुरी ताकत, एक बुरी आत्मा सदियों से हमारी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, जो लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। तो आप लोग क्या कहोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। आज की कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग होने वाली है, जहां सुसाइड और मौत के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, तो मैच्योर ऑडियंस ही वीडियो देखे। कहानी शुरू होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से, जहां मैरी नाम की एक साइकाइट्रिस्ट काम करती थी। शाम होने से पहले तक मैरी की जिंदगी बिल्कुल आम थी, लेकिन शाम होने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आमतौर पे मेंटल हॉस्पिटल पे जिन पेशेंट्स को मैरी डील करती थी, या मैरी की ही तरह साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं, वो आसान नहीं होता है, क्योंकि जो भी मेंटल डिपार्टमेंट में पेशेंट आते हैं, उनकी अपनी थ्योरीज होती हैं, अपनी बातें होती हैं, जिन पर आम व्यक्ति कभी भी यकीन नहीं कर सकता। तो मैरी को इन सब चीजों की आदत थी भाई, और उसको ये काम काफी पसंद था। दिमागी तौर पे मजबूर लोगों की बातों को सुनना और उनको ठीक करना, यही मैरी की दिनचर्या रही थी। दोपहर तक वो बाकी पेशेंट्स को देख रही थी। शाम हो गई, उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी और वो बस घर जाने ही वाली थी। तभी उसको एक फोन कॉल आती है। मैरी ने जब फोन कॉल उठाया तो स्टाफ ने बताया कि एक पेशेंट है, एक लड़की, जो काफी बुरी कंडीशन पे हॉस्पिटल आई है, और जो कि हॉस्पिटल में उस दिन मैरी ही सबसे वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थी। तो स्टाफ ने मैरी से रुकने के लिए कहा और कहा कि डॉक्टर, आपको इस पेशेंट को देखना ही होगा। मैरी भी सोचती है कि एक आखिरी पेशेंट है, इसे देख लेती हो। तो इस लड़की को, जिसे चीखते चिल्लाते हालत में हॉस्पिटल लाया गया था, इसे कमरे में बिठाया जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी कमरे में एंटर करती है। बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता था ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड अ पेशेंट, तो दरवाजा बंद हो चुका था। मैरी देखती है एक लड़की है 22-23 साल की, जो कि काफी परेशान नजर आती थी, और वो दीवार के किनारे खड़ी थी, डरी सहमी। मैंने उसे कंफर्टेबल किया, उसे बैठने के लिए कहा, और दोनों लोग बैठ जाते हैं। मैरी उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करती है, बेसिक सवाल जो कि शायद वो हर पेशेंट से किया करती थी। मैरी पूछती है उसका नाम, जैसे आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है। ये सब सवालों के जवाब वो पेशेंट बहुत ही आसानी से दे देती है। इसके बाद मैरी पूछती है, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करती है। वो बताती है कि मुझे कुछ दिनों से कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। ये चीज अक्सर मुझे दिखाई देती है। मैरी ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वो पेशेंट या वो लड़की कहती है, मुझे एक परछाई नजर आती है। कभी वो परछाई मेरे मरे हुए दादाजी के रूप में आती है, तो कभी वो दूध वाले के रूप में मेरे सामने आ जाती है। पेशेंट ने आगे बताया, जब भी वो मेरे सामने आती है, वो एक बहुत ही डरावनी हंसी के साथ मेरे सामने आती है। एक ऐसी हंसी जिसको देखकर सबसे ज्यादा डर लगती है। पेशेंट ने बताया,
उस हंसी को देखकर दुनिया में किसी का भी कलेजा कांप सकता है। एक डरावनी हंसी। मैरी थोड़ी सी डर जाती है इन बातों को सुनकर। वो उसे रिलैक्स करती है, कहती है कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैरी कहती है वो आखिर तुमसे वो जो भी दिखता है तुम्हें, वो कहता क्या है? क्या वो तुमसे कुछ कहता है? वो पेशेंट कहती है वो मुझे मारना चाहता है, वो बस मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मार डालेगा। मैरी उसे शांत करती है, कहती है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हारे परिवार में लोगों को हेलुसिनेशंस होते थे? वो लड़की कहती है नहीं डॉक्टर, आप नहीं समझ पा रही हो, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। मैं पीएचडी करने वाली लड़की हूँ। मैं जो आपसे कह रही हूँ आप वो समझ नहीं पा रही हो। एक बुरी ताकत मेरे आसपास रहती है जो डरावनी हंसी हंस रही होती है, वो मुझे मारना चाहती है। आप समझ नहीं रही है, मैं पागल नहीं हूँ। खैर ये सिचुएशन किसी भी मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को शायद रोजाना महसूस और डील करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी पागल व्यक्ति या फिर दिमागी तौर पे कमजोर व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहता है कि वो पागल है। मैरी उसे शांत करती है, कहती है क्या वो बुरी ताकत या वो जो भी चीज तुम्हें दिखाई देती है वो अभी इस कमरे में मौजूद है? पेशेंट कहती है हाँ, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। मैरी चौंक करके पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं होता है। मैरी के पीछे देखते ही वो लड़की चीखने और चिल्लाने लगती है और उछल करके कांच की टेबल में गिरती है, जिससे कांच टूट जाता है। वो बस चीख और चिल्ला रही थी जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। ये कंडीशन मैरी को डरा देती है। मैरी फौरन फोन के पास जाती है, फोन करती है, बाहर से मदद मांगती है कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है। फोन रखते ही जैसे ही मैरी पीछे मुड़ती है, वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक डरावनी शैतानी हंसी मौजूद थी। शायद ये वही हंसी थी जिसका जिक्र अभी ये पेशेंट कर रही थी। मैरी ने देखा उसके हाथ में टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा था। वो बहुत ही डरावनी तरह से हंसने जैसी चेहरे को बनाकर खड़ी थी और मैरी के देखते ही देखते वो चेहरे से उस शीशे को घुसाते हुए अपने गले को काट डालती है। ये तमाम चीजें करते हुए उसके चेहरे में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। वो उसी तरह से बुरी तरह से हंस रही थी। जिस्म से पूरा खून बह जाता है, लेकिन उसके चेहरे की वो हंसी खत्म नहीं होती। मैरी को ऐसे लगता है कि मरने के पहले वो पेशेंट पूरी तरह से बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतान हावी हो गया हो। मैरी के हिसाब से मरने से पहले ही जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। मैरी काफी परेशान हो जाती है, मदद आ जाती है, लोग देखते हैं वो लड़की मर चुकी थी। मैरी की शिफ्ट खत्म हो गई, वो घर वापस आई, लेकिन शायद वो दृश्य और वो जो चीज हॉस्पिटल में आज हुई वो उसके दिमाग में पूरी तरह से जगह बना चुकी थी। मैरी सब घर आती है। घर आने के बाद इसने शावर लिया, फिर ये कॉफी बनाने लगती है किचन में। किचन में कॉफी बनाकर जब ये मुड़कर बैठक रूम की तरफ जाती है, तभी ये अचानक देखती है वो मरी हुई लड़की उसके घर पे मौजूद टीवी के बगल में खड़ी होकर उसी शैतानी हंसी के साथ उसे घूर रही थी। ये देखते ही मैरी के हाथ से ग्लास टूट जाता है।
फर्श पे गिरकर ग्लास टूट गया। वो दृश्य जो मैरी ने घर पे देखा वो भी कहीं गायब हो गया। मैरी बस सोच रही थी कि आखिर ये क्या था। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, वो सोने जाती है, लेकिन रात में भी उसे बुरे सपने और वो मरी हुई लड़की नजर आती है। जैसे तैसे रात बीती, अगली सुबह मैरी बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैरी के जिस्म में उसकी मौजूदगी ही ना हो। वो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में भी उसका ध्यान मानो काम में था ही नहीं। ये सब देखते हुए हेड ऑफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने मैरी से कहा कि तुम छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए घर जाओ, रेस्ट करो, उसके बाद काम पे आना, क्योंकि अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें शायद गहरी नींद की जरूरत है। घर आने के बाद भी मैरी की भाई हालत खराब होती चली गई। उसे हेलुसिनेशन होने लगा, उसे चीजें दिखने लगी, ठीक वैसी ही जैसे उस पेशेंट ने बताया था। जैसे उसे घर में छाया नजर आती, बैल्कनी में खड़े होकर जब वो बाहर निहारती तो हर दूसरा इंसान उसे उसी बुरी हंसी की तरह हंसते हुए नजर आता। मैरी बहुत ही दिमागी तौर पे बहुत ही परेशान हो गई थी इन 2 दिनों में ही। अक्सर उसे लगता जैसे वो मरी हुई लड़की उसे निहार रही हो, उसके आसपास ही हो। 2 दिनों के अंदर ही मैरी बहुत ही परेशान हो जाती है। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। मैरी के पास जाते ही उसने ये सारी चीजें बताई कि उसे चीजें दिख रही है, वो उसे परेशान कर रही है। एक डरावनी हंसी वाली छाया उसे नजर आती है। उस डॉक्टर ने भी सेम मैरी की तरह ही प्रतिक्रिया दी, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति ये कहानी सुनेगा तो वो शायद यही कहेगा कि ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, तुम आराम करो, अपने दिमाग को किसी दूसरे काम में लगाओ। लेकिन मैरी जान रही थी कि ये उसका पागलपन या फिर कोई और चीज नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। ये कुछ और ही चीज हो रही थी, शायद कोई बुरी आत्मा उसके घर आ गई थी। मैरी को याद आता है कि उस पेशेंट ने बताया था वो PhD कर रही है, क्योंकि उस पेशेंट की पूरी रिपोर्ट उसके पास थी जिसमें उसका नाम, उसका पता था। मैरी पता करती है वो किस कॉलेज से PhD कर रही थी। कुछ रिसर्च करने पे पता चला वो जिस प्रोफेसर के सानिध्य में PhD का कोर्स कंप्लीट कर रही थी, उसके मरने के कुछ दिनों पहले ही वो प्रोफेसर क्लास में मैरी के सामने आत्महत्या कर लेता है। मैरी को एक पैटर्न नजर आता है। उस प्रोफेसर के मरने के 5 दिनों बाद वो पेशेंट मैरी के सामने सुसाइड कर ली। अभी मैरी के साथ ही वो सारी चीजें होने लगी जो पेशेंट के साथ हो रही थी। क्या ये कोई श्राप था या कोई बुरी शक्ति एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा रही थी? मैरी का एक दोस्त था, मैरी का दोस्त जो था वो पुलिस ऑफिसर था। मैरी उसके पास जाती है, उससे सारी चीजें बताती है। वो पुलिस ऑफिसर भी इसे मजाक में ही लेता है, लेकिन मैरी काफी सीरियस थी। उसने मदद मांगी। उन दोनों ने जब थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि प्रोफेसर के मरने के 1 हफ्ते पहले एक रात पेट्रोल पंप में एक आदमी अचानक वहां आता है। पास पड़े धारदार हथियार से वो अपने सर में उस धारदार हथियार को घुसेड़ देता है और खुद को मार देता है। सीसीटीवी फुटेज में जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको दिखता है कि मरने से पहले वो शख्स भी उसी तरह से शैतानी हंसी हंस रहा था। उन लोगों ने पता किया भाई, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत इसी तरह से हुई। मरने वाले के मौत से पहले कोई शख्स उसे मिला जो उसके सामने आत्महत्या कर लिया, और उसके आत्महत्या करने के बाद वो शख्स भी किसी और इंसान के सामने इसी तरह से खुद को निर्दयता पूर्वक मार देता था। एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि मरने से पहले इंसान के चेहरे पे वो शैतानी हंसी होती थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि ये जो भी चीज है
ये बस किसी इंसान की तलाश में है, किसी इंसान के सामने ये सुसाइड करवाती है, और उस इंसान के मरने के बाद जिस इंसान ने ये सारी चीजें देखी, शायद यह श्राप या ये बुरी ताकत उस दूसरे इंसान के ऊपर चली जाती है। मैरी वहां से फौरन निकल जाती है, वो खुद को अपने घर में कैद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो घर में शायद अकेली रहेगी तो किसी और की मौत नहीं होगी। इन 4-5 दिनों में मैरी पूरी तरह से बदलने लगी थी। वो जब भी शीशा देखती तो वो भी पता नहीं क्यों वो बुरी तरह से हंसने वाली आकृति अपने चेहरे पे बनाती। 5वें दिन मैरी घर पे अकेली थी। हेलुसिनेशन या भ्रम उस पर हावी हो रहा था। उसे अपनी मरी हुई मां नजर आती है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, जैसे मैरी को कुछ दिखाई ही ना दिया हो। वो पुलिस वाला बाहर मौजूद था। वो घंटों से दरवाजा खटखटा रहा था। मैरी आवाज ही नहीं सुन रही थी। उसने दरवाजा तोड़कर जब अंदर आया तो देखा मैरी चाकू लिए दरवाजे के किनारे खड़ी, उसी डरावनी हंसी के साथ पुलिस वाले को देख रही थी, और देखते ही देखते वो अपना गला काट डालती है। ये चीज पुलिस वाले ने रिपोर्ट में बाकायदा दर्ज किया है कि उसकी आंखों के सामने ये चीज हुई, और उसने भी ये बताया है कि मैरी को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मरने से ठीक पहले वो मैरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान था। और आपको जान के हैरानी होगी, मैरी की मौत के 1 हफ्ते के बाद वो पुलिस वाला भी अपने कमरे में आत्महत्या कर लेता है। इस बार वो आत्महत्या किसी के सामने नहीं करता, लेकिन इन तमाम आत्महत्याओं के पीछे क्या सच में कोई एंटिटी है? हाँ, एक एंटिटी है। इसका नाम है द स्माइल एंटिटी, या द मॉन्स्ट्रोसिटी, या द स्माइल डीमन भी कहा जाता है। ये एक बुरी एंटिटी है जो आत्महत्या के रूप में लोगों की हत्या करती आई है सदियों से। यह आत्महत्या एक प्रकार के श्राप से जुड़ी हुई होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ती चली जाती है। ये बुरी आत्मा उन लोगों को ही अपना शिकार बनाती है जिनके बचपन में उन्हें कोई ट्रॉमा या डिप्रेशन जैसी मानसिक पीड़ा हुई हो। शुरुआत में एंटिटी श्रापित व्यक्ति को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। उसके बाद कुछ दिनों तक इंसान को इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के थ्रू उसको डर का एहसास कराती है, और इन दिनों उसके आसपास के करीबियों और जान पहचान के लोगों को उस व्यक्ति से दूर कर देती है। लोगों को ये यकीन हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति दिमागी तौर पर बीमार है। श्रापित व्यक्ति खुद भी वो डरावे तरह से स्माइल करने लग जाता है। कुछ ही दिनों के भीतर ये एंटिटी सामने वाले को इतना परेशान कर डालती है जिससे वो बहुत बीमार दिखने लगता है, और अंत में ये बुरी एंटिटी इंसान पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, और किसी भी इंसान के सामने श्रापित व्यक्ति वही डरावनी हंसी हंसते हुए सुसाइड कर लेता है। डरावनी चीज ये है कि श्रापित व्यक्ति कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता, उससे ये बुरी एंटिटी जबरदस्ती ये सब करवाती है। इस बुरी आत्मा की पावर्स हैं, जैसे अपना चेहरा बदल सकती है, तुम्हारे जान पहचान के किसी का भी फेस लेकर आ सकती है, हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स जैसी प्रॉब्लम्स ला सकती है, तुम्हारे लाइफ के साथ खेल सकती है, झूठी यादें बनाकर तुम्हें परेशान कर सकती है। ये बुरी आत्मा इंसान के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, और उसके बाद वो इंसान से कुछ भी करा सकती है, जैसे खुद की हत्या। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। बाय।